आप बचपन से सुनते चले आए होंगे कि एक दौर में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और वो इसलिए क्योंकि यहाँ सोना काफी ज्यादा मात्रा में था। इसके अलावा भी कई और बेशकीमती मेटल्स भी काफी क्वांटिटी में थे। साथ ही भारत में नेचुरल रिसोर्स, जेम्स और मिनरल्स भी भरपूर मात्रा में थे। भारत की समृद्धि के कई कारण थे, जिनमें से एक बिजनेस एंड कॉमर्स भी था। ये वही दौर था जब भारत की जीडीपी दुनिया में सबसे ज्यादा थी। ये कोई 400 साल पहले की बात है। तब भारत में महान मुगल बादशाह अकबर का साम्राज्य था। तब भारत को अमेरिका और ब्रिटेन से ज्यादा धनवान कहा जाता था। रिसर्च बताती है कि शुरुआती 1800 सालों में भारत या तो सबसे बड़ी इकोनॉमी रही है या फिर दूसरे नंबर की। अंग्रेजों के आने के बाद हमारा देश संसाधनों और समृद्धि के लिहाज से खोखला होने लगा। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सेक्टर की जानी मानी कंपनी एबरडीन एसेट मैनेजमेंट की एशिया ब्रांच ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। इस रिपोर्ट का नाम था इंडिया द जॉइंट अवेकन्स। रिपोर्ट कहती है कि जब सम्राट अकबर का भारत में साम्राज्य था, उस समय भारत के लोग अमेरिकी, चीनियों और ब्रिटानियों के कंपैरिजन में ज्यादा अमीर थे। इस रिपोर्ट के मुताबिक 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य अकबर के शासन में रेवेन्यू 17.5 मिलियन पाउंड तक पहुंच गया था। उस समय ग्लोबल जीडीपी में भारत का हिस्सा 25.9% था। ये समझ लीजिए कि अकबर के दौर में भारत के पास पैसा उतना ज्यादा था कि सोने की मोहरे और चांदी के सिक्के चलते थे। इनका दूसरे साम्राज्य से एक्सचेंज हो जाता था। मतलब जो हैसियत आज अमेरिका की है, उससे कहीं ज्यादा उस वक्त हिंदुस्तान की हैसियत पूरी दुनिया में थी। यूरोपियन ट्रैवलर्स के ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि उस वक्त हिंदुस्तान के भव्य मुगल सल्तनत की चौकाचौंध को देखकर यूरोपियन लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती थी। उस वक्त लखनऊ, दिल्ली और हैदराबाद को वो दर्जा हासिल था जो आज पेरिस और न्यूयॉर्क को है। लेकिन फिर हमारे देश में एंट्री होती है अंग्रेजों की। इतिहासकारों के मुताबिक अंग्रेजों का भारत में 24 अगस्त 1608 को अराइवल हुआ था। अंग्रेजों का भारत में आने का मकसद भारत में बिजनेस करना था। ऐसे में अंग्रेजों ने पहली बार जेम्स फर्स्ट के राजदूत सर थॉमस रॉ की अगुवाई में कारखाना खोला था। आपको बता दें कि यह कारखाना सूरत में खोला गया था। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना दूसरा कारखाना मद्रास में खोला था। फिर इस कंपनी ने भारत की सत्ता पर कब्जा कर लिया और इसने देश को लगभग 200 सालों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़े रखा। ब्रिटिश राज के शुरू होने के साथ भारत की अर्थव्यवस्था में जो गिरावट शुरू हुई, तो ये 1970 तक गिरती ही रही। हालांकि 1991 से भारत की जीडीपी में सुधार होना शुरू हो गया था। खैर, चलिए अब आते हैं सीधे मुद्दे पर। दरअसल ऑक्सफैम इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट सामने आई है। इसमें खुलासा हुआ है कि अंग्रेजों ने अपने शासनकाल में भारत को जमकर लूटा। 1765 से 1900 तक अंग्रेजों ने भारत को $64.82 ट्रिलियन यानी 5,611 लाख करोड़ रुपए की लूट मचाई थी। रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से $33.8 ट्रिलियन की रकम 10% अंग्रेजों में बांटी गई। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना बैठक में इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया। ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया है कि अंग्रेजों के इस लूट का असर भारत के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पर पड़ा। ग्लोबल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में भारत की हिस्सेदारी 1750 में 25% थी, जो 1900 तक गिरकर सिर्फ 2% ही बची। इसकी वजह यह भी थी कि ब्रिटेन ने भारतीय कपड़ों के खिलाफ कठोर नीतियों को लागू किया। इससे प्रोडक्शन पर ऑपोजिट इंपैक्ट पड़ा। सिर्फ 135 साल की लूट ने ब्रिटेन में अंग्रेजों की कई पीढ़ियों को अमीर बना दिया। जी हाँ, अंग्रेजों ने भारत से जितनी संपत्ति लूटी है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर कुल भारतीय संपत्ति को 50 ब्रिटिश पाउंड के नोट में विभाजित किया जाए और इसके बाद उन्हें जमीन पर बिछाया जाए, तो पूरे लंदन शहर को 4 बार ढका जा सकता है। रिपोर्ट ये भी दावा करती है कि 10% अंग्रेजों के पास सबसे ज्यादा संपत्ति पहुंची है, मगर ब्रिटेन के मिडिल क्लास को भी इसका फायदा पहुंचा है। लगभग 32% पैसा मिडिल क्लास तक पहुंचा है। वैसे ऑक्सफैम इंटरनेशनल की इस रिपोर्ट में अंग्रेजों की क्रूरता का भी खुलासा हुआ है। 1891 से 1920 के बीच कॉलोनियल पॉलिसीज की वजह से भारत को अकाल, बीमारी और गरीबी का सामना करना पड़ा। इस वजह से 5.9 करोड़ मौतें भी हुई। सबसे भयानक तस्वीर 1943 में बंगाल से अकाल के दौरान देखने को मिली। अकाल से लगभग 30 लाख लोगों की जानें गई थी। ऑक्सफैम की रिपोर्ट ने ग्लोबल इनइक्वालिटी को भी उजागर किया। इसे कहा गया कि ग्लोबल साउथ में मजदूरी ग्लोबल नॉर्थ के कंपैरिजन में समान काम के मुकाबले 87 to 95% तक कम है। रिपोर्ट में मल्टीनेशनल कंपनीज को कॉलोनियलिज्म की देन कहा जाता है।
भारत समेत ग्लोबल साउथ में मल्टीनेशनल कंपनीज के जरिए इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन जारी है। इन कंपनियों का ग्लोबल सप्लाई चेन पर कंट्रोल है, डेवलपिंग कंट्रीज में सस्ती मजदूरों पर शोषण करती है और फायदे को ग्लोबल नॉर्थ देशों की तरफ भेजती है। खैर, सोना चांदी हीरे जवाहरात तो अंग्रेजों ने भर भर कर लूटा, लेकिन चलिए अब आपको वो बेशकीमती चीजों के बारे में बता देते हैं जिन्हें अंग्रेज चुरा कर ब्रिटेन लेके गए। सबसे पहले बात करते हैं कोहिनूर हीरे की। आंध्र प्रदेश के कुल्लूर खदान से निकला कोहिनूर हीरा आज भी दुनिया का सबसे मशहूर हीरा है, जो कि ब्रिटेन की महारानी के मुकुट पर लगा हुआ है। इसका वजन 21.6 ग्राम है और 105.6 मीट्रिक कैरेट का है। मौजूदा वक्त में इस टावर ऑफ लंदन के ज्वेल हाउस में रखा गया है। ये एक वक्त कोहिनूर मुगल बादशाह के मयूर सिंहासन में लगा हुआ था। इसके बाद ये पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह के पास भी रहा है। अंग्रेजों ने इसे लूटकर साल 1949 में इसे ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को सौंप दिया था। चलिए अब बात करते हैं टीपू सुल्तान की अंगूठी और तलवार के बारे में, जिन्हें अंग्रेज अपने साथ ले गए। साल 1799 में मैसूर के शासक टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के दरमियान श्रीरंगपट्टनम का युद्ध हुआ था। इसमें टीपू सुल्तान की हार हुई और उनकी मौत हो गई। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने टीपू की लाश से तलवार और अंगूठी को चुरा लिया था। इसके अलावा भी कई और बेशकीमती चीजें थी जिन्हें चुराकर अंग्रेजों ने ब्रिटेन भेज दिया। कई साल पहले ऐसी खबरें आई थी कि भगौड़े कारोबारी विजय माल्या ने टीपू की तलवार को खरीद लिया। हालांकि अब ये भी पता नहीं चल सका कि ये तलवार है कहाँ। टीपू की अंगूठी आज भी ब्रिटेन में है। आपको बता दें कि इस अंगूठी पर देवनागरी लिपि में श्री राम का नाम लिखा हुआ है। खैर, शाहजहां का वाइन कप भी उन बेशकीमती चीजों में से है जिन्हें अंग्रेज चुरा ले गए थे। जी हाँ, मुगल बादशाह शाहजहां के महल में कई बेशकीमती सामान थे। इन्हीं में से एक था प्रीशियस रत्न जेड से बना उनका वाइन पीने का कप। 19वीं सदी में अंग्रेजों ने अपने सत्ता आने के बाद इसे भी चोरी छिपे ब्रिटेन भेज दिया। जानकारी के मुताबिक 19वीं सदी में कर्नल चार्ल्स सिटन गुथरी ने शाहजहां के इस वाइन कप को चुराकर ब्रिटेन भेज दिया था। इसे साल 1962 से इसे लंदन के विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय में रखा गया है। चलिए अब बात करते हैं सुल्तानगंज बुद्ध की प्रतिमा की। सुल्तानगंज बुद्ध की प्रतिमा अपने आप में भारतीय वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है। ये 2 मीटर से ज्यादा लंबा और 500 किलोग्राम से ज्यादा वजन की है। साल 1962 में रेलवे निर्माण के दौरान एक ब्रिटिश रेलवे इंजीनियर E.B. हैरिस को ये मूर्ति खुदाई के दौरान मिली थी। ऐसा माना जाता है कि ये मूर्ति करीब 700 सालों तक दफन रही थी। अंग्रेजों ने इसे भी चुराकर ब्रिटेन भेज दिया। आज भी सुल्तानगंज बुद्ध की प्रतिमा बकिंघम म्यूजियम में रखी हुई है। चलिए अब अमरावती के मार्बल्स के बारे में भी आपको बता देते हैं। बेहद चमकदार और अनोखी नक्काशी से लैस ये संगमरमर भी ब्रिटिश लूट ले गए थे। साल 1959 में खुदाई के दौरान इन इनवैल्यूएबल मार्बल्स की बनी मूर्तियां अंग्रेजों को मिली थी। इन मार्बल्स को अंग्रेजों ने चोरी छिपे मद्रास से ब्रिटेन भेज दिया था। लंदन के ब्रिटिश संग्रहालय में आज भी इसे देखा जा सकता है। बहरहाल, भारत का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। हमारी अनेकों धरोहरों या लूट ली गई है या फिर वे जमीन के नीचे दबी है। समय समय पर ये चीजें दुनिया के सामने भी आती रहती हैं। आज भले ही हमारी गिनती दुनिया के गरीब देशों में होती, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि सोने की चिड़िया का वो दौर एक बार फिर आए। इस रिपोर्ट में फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार।